नमस्कार। द न्यूज अड्डा के खास चुनावी शो प्योर पॉलिटिक्स विद पवन में आपका स्वागत है। सियासत और रंगमंच में दरअसल अंतर यही होता है कि रंगमंच पर जो कलाकार मंच पर दिख रहे होते हैं वही असल किरदार होते हैं, लेकिन सियासी रंगमंच पर कई बार किरदार पर्दे के पीछे होते हैं और रंगमंच कठपुतलियों से भरा नजर आता है। उत्तराखंड की सियासत में और खास तौर पर कांग्रेस की सियासत में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजी हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी नामांकन की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस में चिंता इसी चीज को लेकर है कि धर्मनगरी हरिद्वार में हमारा सिपह सालार कौन होना चाहिए, नैनीताल उधमसिंह नगर में हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। लेकिन आज इस सस्पेंस को कांग्रेस ने भले खत्म नहीं किया हो, लेकिन हम आपके सामने इस सस्पेंस को खत्म करने की कोशिश करते हैं कि वो दो कौन चेहरे हैं जो हरिद्वार से और नैनीताल उधमसिंह नगर सीट से कांग्रेस की नुमाइंदगी इस 24 की लड़ाई में करने जा रहे हैं। आप बखूबी जानते हैं कि 3 सीटों पर टिहरी, पौड़ी और अल्मोड़ा में कांग्रेस अपने खिलाड़ियों को मैदान में उतार चुकी है। बीजेपी 5 सीटों पर उतार चुकी है, लेकिन हरिद्वार और नैनीताल को लेकर कांग्रेस के पसीने छूट रहे हैं। और जिस तरह हमने शुरू में कहा था कि एक रंगमंच सा नजर आ रहा है जिस पर किरदार कोई और नजर आते हैं, लेकिन खेल पीछे से कुछ और चल रहा है। वरना आप कल्पना करिए ना, 1 से 1.5 साल पुराने वक्त में लौटिए तो आप देखेंगे कि वहां हरीश रावत की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही थी। अचानक खेल में हरक सिंह रावत कूद जाते हैं और वो कहते हैं उन्हें विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़ाया गया था और उनका बड़ा संपर्क हरिद्वार लोकसभा क्षेत्र में है, इसलिए उनको मौका मिलना चाहिए। हरीश रावत ने कहा था वो पिछली बार गलती से नैनीताल की तरफ चले गए थे, इस बार 2009 में जहां जीते थे उसी गंगा के किनारे हरिद्वार में वो आएंगे। लेकिन अब जब टिकट बंटवारे का वक्त आ रहा है तो आप चौंक जाएंगे। चेहरे बिल्कुल नए हैं। आपने ऐसा सोचा भी नहीं होगा कि किन लोगों को इन दोनों लोकसभा सीटों पर उतारा जा रहा है। आपके जहन में हरिद्वार लोकसभा सीट की बात आते ही कांग्रेस के किन किरदारों के चेहरे आपके जहन में आते हैं? जैसा मैंने बताया, हरीश रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, 2009 के सांसद रहे। हरक सिंह रावत जो हरिद्वार से दावेदारी कर रहे थे। फिर एक किरदार और जो कांग्रेस की टीम से बाहर का किरदार था, यानी कि निर्दलीय खानपुर विधायक उमेश कुमार। उमेश कुमार का नाम कांग्रेस में इतना तेजी से चला दिल्ली के लेवल पे कि यह कहा गया कि जो कांग्रेस का इंटरनल सर्वे है वो कहता है कि हरिद्वार में बीजेपी को उमेश कुमार ही सबसे बेहतर टक्कर दे सकते हैं। इसलिए कांग्रेस को भी 2016 के गिले शिकवे भुला करके उमेश कुमार को अपने मंच पर ले आना चाहिए। उमेश कुमार कुमारी शैलजा से लेकर कई कांग्रेसी नेताओं से मिलकर भी आते हैं, बात आगे भी बढ़ती है, पहली सीईसी में चर्चा भी होती है, लेकिन उसके बाद हरीश रावत वो दांव खेलते हैं जो उमेश कुमार को टिकट मिलने से पहले ही कांग्रेस की सियासत में चित्त कर देता है। हरीश रावत हरिद्वार जिले के कांग्रेस के विधायकों को आगे करते हैं और वो जाकर के आलाकमान को मैसेज देते हैं कि किस तरह का रिश्ता उमेश कुमार और कांग्रेस का रहा है। 2016 में हरीश रावत की सरकार गिराने में अहम किरदार उमेश कुमार का भी रहा था, क्योंकि उन्हीं के स्टिंग ऑपरेशन के बाद हरीश रावत को एक तरह से बड़ी छिछालगर का सामना करा था और उसकी के बाद ऑपरेशन लोटस कामयाब होता नजर आया था। उसके बाद उमेश कुमार का नाम कांग्रेस की लड़ाई से बाहर हो जाता है। अब वो निर्दलीय मैदान में ताल ठोक रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी लड़ाई थी, क्योंकि करण माहरा भी हरिद्वार की बैटल में कूद गए थे। करण माहरा ने कहा था कि सबसे बेहतर हो कि हरीश रावत लोकसभा का चुनाव लड़े हरिद्वार से, तो पूरी कांग्रेस पूरी ताकत से उनके साथ रहती है। लेकिन अगर हरीश रावत खुद को पीछे रखकर अपने बेटे वीरेंद्र रावत को चुनावी अखाड़े में उतारते हैं तो जोर आजमाइश उनको भी करने का मौका मिलना चाहिए। आखिर वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से हरीश रावत सियासत के मंझे हुए खिलाड़ी हैं और वो एक के बाद एक चाल चलते गए और हरक सिंह रावत पहले बाहर होते हैं। हरक सिंह रावत अब चुनावी सीन से बाहर हो गए हैं और वो कहीं से भी कांग्रेस के टिकट पर हरिद्वार से चुनाव लड़ते नजर नहीं आ रहे हैं। उनका एक तरह से बहुत पीछे उनकी दावेदारी जा चुकी है और खासतौर पर ईडी के जिस अभियान के बाद हरक सिंह रावत की सांस वैसे ही फूली हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह कि हरिद्वार में कौन वो चेहरा होगा जिस पर हरीश रावत दाव लगाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हरीश रावत आखिर तक लड़ाई लड़ते रहे और अब वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। अपने पुत्र वीरेंद्र रावत को लोकसभा की टिकट दिलवाते नजर आ रहे हैं। जी हां, हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को अगर कांग्रेस हरिद्वार से अपना उम्मीदवार घोषित कर दे तो आप ताज्जुब मत करिएगा। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं क्योंकि जो कांग्रेसी कॉरिडोर से जानकार सूत्रों ने द न्यूज अड्डा पर खुलासा किया है कि करण माहरा बाहर हो चुके हैं, हरक सिंह
सिंह रावत बाहर हो चुके हैं। हरीश रावत पहले ही ड्राइविंग सीट पर पीछे बैठे हुए थे और वो मौका अपने बेटे वीरेंद्र रावत को देना चाहते हैं। और वीरेंद्र रावत की दावादारी इस वक्त सबसे मजबूत है। भले पहली सीईसी में, कांग्रेस की पहली सीईसी में वीरेंद्र रावत के नाम को खारिज कर दिया गया था, लेकिन अब जो कांग्रेस कॉरिडोर से दिल्ली से जो जानकारी छन के आई है, जिसका खुलासा आज शाम तक या कल तक हो सकता है, उसमें यही कहा जा रहा है कि अब हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत की संभावना ही हरिद्वार में सबसे ज्यादा है। और कोई ताज्जुब ना हो कि उनके नाम पर अंतिम मोहर लग जाए, लेकिन जब तक अंतिम मोहर नहीं लग सकती हम कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जो संकेत हैं वो बताते हैं कि अब उनके सामने कोई भी नहीं है। बात अगर नैनीताल लोकसभा सीट की करते हैं तो वहां भी कई खिलाड़ी मैदान में थे। यशपाल आर्य ने कहा कि वो अल्मोड़ा रिजर्व सीट से नहीं लड़ेंगे, नैनीताल से उन्हें मौका मिले, जनरल सीट है लेकिन वो लड़ सकते हैं। उसके बाद जिस तरह से रंजीत रावत ने कहा कि वो भी दमखम रखते हैं, उनको मौका मिलेगा तो नैनीताल से वो भी ताल ठोक सकते हैं। भुवन कापड़ी उपनेता प्रतिपक्ष हैं, खटीमा में मुख्यमंत्री को हरा करके आए हैं, कांग्रेस में उनके काफी अच्छे नंबर हैं। उन्होंने कहा कि साहब हमको मौका मिलना चाहिए तो हम भी यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ लेंगे। उसके अलावा प्रकाश जोशी भी एक जमाने में राहुल गांधी के करीबी समझे जाते थे, उनका नाम भी था। और महेंद्र सिंह पाल का नाम भी था, जो उत्तराखंड की जो बार एसोसिएशन है उसके अध्यक्ष भी हैं, पूर्व सांसद भी हैं। और यह भी कहा जाता है कि जब कांग्रेस का कोई दिग्गज मैदान में नहीं होता है, खासतौर पर इस कुमाऊं तराई के क्षेत्र में, तब महेंद्र पाल को आगे कर दिया जाता है। वो सीट चाहे कोई भी हो, पिछले समय भी विधानसभा चुनाव 2022 में भी रामनगर में भी जिस तरह हरीश रावत रंजीत रावत के बीच में जंग हुई, उसके बाद में महेंद्र पाल को आगे किया गया था। बड़ा सवाल ये कि क्या नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से किसको प्रत्याशी कांग्रेस बना सकती है। कांग्रेस ने औपचारिक तौर पर ऐलान नहीं किया, लेकिन अब यह माना जा रहा है कि जिस तरह से वहां भी एक दाव खेला गया है और जिस तरह से भुवन कापड़ी काफी आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि उत्तराखंड की सियासत में 2 ब्राह्मण 2 ठाकुर एक दलित को टिकट देने का एक समीकरण मोटा मोटी रहा है, बीजेपी ने उसका पालन भी किया है, लेकिन वो समीकरण कांग्रेस में टूट सकता है क्योंकि वहां भुवन कापड़ी अब पिछड़ते नजर आ रहे हैं। जो कांग्रेसी सूत्रों ने, जानकार सूत्रों ने खुलासा किया कि वहां से चाहे आदेश चौहान विधायक हो, चाहे फिर उसके अलावा एक तरह से किच्छा के विधायक हो, तिलकराज बेहड़ हो या 1-2 और विधायक हो, उन्होंने अपनी नाराजगी कांग्रेस नेतृत्व के सामने यही रखी है कि भुवन कापड़ी को ही सब कुछ क्यों दिया जा रहा है। पहली बार उनको विधायक वो बने हैं, उसके बाद उनको उपनेता प्रतिपक्ष बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष भी उनको बनाया गया था, अब लोकसभा का टिकट भी उनको दिया जा रहा है। तो क्या पूरी कांग्रेस कुछ ही लोगों पर सिमट के रहने वाली है? ये तर्क खासा काम किया है और यही वजह है कि अब वहां पर रंजीत रावत भी नहीं, भुवन कापड़ी भी नहीं, प्रकाश जोशी भी नहीं, और सबसे दारोमदार यशपाल आर्य भी रेस से वहां बाहर हो चुके हैं। सबसे बड़ा जो दारोमदार है वो महेंद्र सिंह पाल पर है। और ये माना जा रहा है, जैसे हमने हरिद्वार को लेकर का वीरेंद्र रावत के नाम को सबसे आगे बताया है या करीब करीब वो नाम पर मोहर लगना बाकी है, इसी तरह से नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भी महेंद्र सिंह पाल को मौका कांग्रेस दे सकती है। ये सोर्सेज ने द न्यूज अड्डा पर खुलासा किया है, लेकिन अंतिम जानकारी आप जानते हैं जब तक कांग्रेस है, कांग्रेस में किस तरह फैसले पलट जाते हैं। पहली सीईसी की बैठक में वीरेंद्र रावत के नाम को खारिज कर दिया गया था कि मैदान में हरीश रावत को उतरना चाहिए, वरना करण मारा ने कहा कि वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, पीसीसी प्रेसिडेंट है, उनको मौका मिलना चाहिए। लेकिन बाजी किस तरह से पलटती है, हरीश रावत सदे हुए अंदाज में चलते हैं, आप जानते हैं उनकी सियासत का अंदाज कैसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये 2 सीट देखते हैं तो पिछली 3 जो टिकटें कांग्रेस ने बांटी उनको भी हल्का देखा जाए, क्योंकि कांग्रेसी कॉरिडोर्स में कहा जा रहा था कि अल्मोड़ा से यशपाल आर्य क्यों नहीं लड़ते हैं, 2 चुनाव प्रदीप टमटा हार चुके, तो यशपाल आर्य को मौका दिया जाए। ये कांग्रेस का नेतृत्व भी चाहता था, काफी कन्विंस करने की भी कोशिश की, लेकिन यशपाल आर्य ने तैयारी खुद की नहीं बताई। और ये यहां तक भी कहा गया कि संजीव आर्य को अगर लड़ाना चाहे, उनके पुत्र है तो लड़ा सकते हैं, लेकिन वो चुनाव लड़ते नजर वहां नहीं आ रहे हैं, वो बल्कि नैनीताल में लड़ सकते हैं। वहां ये कांग्रेस की चिंता थी कहीं बीजेपी ये मैसेज नहीं दे, जनरल सीट पर एक तरह से दलित को लड़ाया जाता है तो कहीं ये चुनाव उनका एक तरह से पॉलिटिकल डैमेज न हो जाता, ये कांग्रेस नेतृत्व के दिमाग में भी था। टिहरी सीट को लेकर भी कहा जा रहा था कि जोत सिंह गुनसोला की बजाय प्रीतम सिंह को मैदान में क्यों न उतारा जाए। तो प्रीतम सिंह की तरफ से भी, उस कैंप से भी दलील दी साहब जो संगठन के जो सेनापति बनाए गए हैं टिहरी लोकसभा क्षेत्र में, उनमें उनकी कोई चली नहीं है, वो सब कर्ण महाराज ने अपने हिसाब से पत्ते फेंके हैं। और यहां तक कि तर्क दिया गया कि उत्तरकाशी में अगर विजयपाल सजवाण ने अगर कांग्रेस छोड़ी तो इसके पीछे भी वहां उत्तरकाशी का जिला अध्यक्ष ऐसे व्यक्ति को बनाना जिनके साथ सजवाण की पटरी नहीं बैठ रही थी। उसके अलावा लक्ष्मी अग्रवाल उनके पति के द्वारा जो एक पछवादून से कांग्रेस को छोड़ना, वो भी वहां के जिला संगठन के जिला अध्यक्ष थे। तो उस नजरिए से भी प्रीतम सिंह ने कहा कि जब संगठन की व्यूह रचना पूरी करण महाराज ने अपने हिसाब से की है और किसी से कुछ पूछा नहीं गया, इस लिहाज से अब आखिरी मोमेंट में उनको चुनाव में नहीं उतारा जा सकता, इसलिए वहां पर हमको जोत सिंह गुनसोला के पीछे ही सबको खड़ा होना होगा। एक तर्क यह भी दिया गया था कि बॉबी पवार एक तरह से बेरोजगार युवाओं की आवाज है, राहुल गांधी युवाओं की आवाज बार बार उठा रहे हैं, बेरोजगारी का मसला उठा रहे हैं, क्यों ने एक तरह से बॉबी पवार का सपोर्ट कर करके कांग्रेस इस पॉइंट स्कोर करे और बीजेपी को कटघरे में खड़ा करे। वहां भी
जानकार सूत्रों ने खुलासा किया कि प्रीतम सिंह की चलिए प्रीतम सिंह नहीं चाहते कि जौनसार बावरकीर खासतौर पर चक्राता की रणनीति में कोई दूसरा चेहरा, युवा चेहरा खड़ा हो, इससे उनकी आने वाली आगे की राजनीति अफेक्ट हो सकती है। यही वजह है कि न तो यशपाल आर्य अल्मोड़ा में चुनावी ताल ठोकते नजर आए हैं और न ही बॉबी पवार को मौका मिल रहा है, इसलिए वो भी निर्दलीय मैदान में है और प्रीतम सिंह भी पीछे हट गए। तो एक नजारा जो शुरू में हमने कहा था कि कई बार सियासी रंगमंच पर चेहरे अलग नजर आते हैं। आपको चेहरे कौन उत्तराखंड में कांग्रेस की बात करेंगे, कौन चेहरे आपको नजर आते हैं? आपको यशपाल आर्य नजर आएंगे, दलित चेहरे, सबसे बड़े दलित चेहरे। आपको हरीश रावत नजर आएंगे, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई बार के सांसद है, लेकिन वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। यशपाल आर्य भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता प्रतिपक्ष, वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हरक सिंह राव, जिनको धाकड़ नेता शेर गढ़वाल एक जमाने में कहा जाता था, ताल वो भी बहुत ठोक रहे थे, लेकिन अब एक ईडी की रेड के बाद अब वो भी चुनाव नहीं लड़ रहे। तो आप करण महारा भी चुनाव नहीं लड़ रहे। तो आप कल्पना करिए कि जो दिग्गज मंच पर कांग्रेस के हैं वो सब एक तरह से नेपथ्य में है और मंच पर ऐसे खिलाड़ियों को उतारा जा रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं, मोदी सुनामी की बात की जा रही है, मोदी वेव की बात की जा रही है, तब ये कांग्रेस के जो बैट्समैन, ये पुछल्ले बैट्समैन है, इनको फ्रंट पे एक तरह से उतारा जा रहा है। वो किस तरह से लड़ाई लड़ पाएंगे? किसी ने कहा चलते चलते कि कांग्रेस कहीं वॉक ओवर तो नहीं दे रही है। द न्यूज़ अड्डा के साथ जुड़े रहिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए हमारे वीडियोस को। इस तरह के और पॉलिटिकल अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।